आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की पुस्तक राजनीति विज्ञान का संविधान का जो पार्ट है, जो रीट के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, उसका भाग 2 पढ़ेंगे हम, जिसमें संसद के गठन तक हम पहुंच गए थे। अब आता है संसद का गठन। जैसा पूर्व में उल्लेखित है कि संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा हुआ, जिसके अनुसार राष्ट्रपति के अलावा संसद के 2 सदन होंगे। 79 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के अलावा 2 सदन होंगे, जिनको राज्यसभा और लोकसभा कहा जाएगा। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अंग होने के नाते क्या क्या कृत्य होंगे, राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होंगे, इसका उल्लेख राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत किया गया है। अतः हम संसद की प्रक्रिया एवं दोनों सदनों के गठन एवं कार्य की शक्तियों का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं संसद के सदस्य होने की योग्यताएं एवं निर्योग्यताएं। संविधान ने संसद का सदस्य होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई है। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। लंबे समय से देश में ये मांग की जाती है कि देश के सर्वोच्च पदों पर जन्मजात भारतीय ही आसीन होना चाहिए। कई देशों में ऐसा प्रावधान भी है। यदि भारतीय संविधान में ऐसा उल्लेख अभी तक नहीं है तो उसे राज्यसभा के स्थान के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु का या लोकसभा के स्थान के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। उसके पास अन्य ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद निर्धारित करे। इसके अतिरिक्त कोई विकृत चित्त व्यक्ति अथवा अनुमोदित दिवालिया पागल व दिवालिया व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो सकता। संसद का सदस्य नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति एक समय संसद में दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अधिकतम 2 स्थानों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। यदि वह दोनों स्थानों से निर्वाचित होता है तब 1 माह के भीतर उसे एक स्थान रिक्त करना होता है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार किसी संसद सदस्य को दल बदल का दोषी पाए जाने पर सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा सदस्य के चुनावी अपराध अथवा चुनाव में भ्रष्ट आचरण को दोषी सिद्ध होने पर सदस्यता से बर्खास्त किया जाता है। अब आती है शपथ। संसद के सभी सदस्य, जिन्हें हम बोलचाल में सांसद अथवा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संबोधित करते हैं, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस कार्य के नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। अब आता है संसद के सत्र। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। अधिवेशन बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? राष्ट्रपति। और ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 85 में। किंतु संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक को आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। वास्तव में भारतीय संसद के प्रतिवर्ष 3 सत्र अथवा अधिवेशन होते हैं। बजट सत्र जो फरवरी मई, मानसून सत्र जुलाई सितंबर तथा शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। संसद की कार्रवाई के दौरान सदनों को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में होता है, लेकिन सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। अब आता है गणपूर्ति अथवा कोरम। गणपूर्ति अथवा कोरम सदस्यों की वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिनकी उपस्थिति सदनों की कार्यवाही वैधानिक तक जो भी कार्रवाई होती है सदन की, उसमें गणपूर्ति जरूरी है। कितने सदस्य आ सकते हैं वो जरूरी है। ये प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। इसमें शामिल होने के लिए सदन का 10वां भाग होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करने हेतु सदन में कम से कम 55 सदस्य, कुल सदस्य 545 का 10वां भाग कितना हो गया? 55। राज्यसभा कार्यवाही का संचालन करने सदन में कम से कम 25 सदस्य, कुल सदस्य संख्या 245 का 10वां भाग कितना हो गया? 25। अब आता है संसद में भाषा। संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी है, किंतु पीठासीन अधिकारी किसी ऐसे सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात को व्यक्त कर सकता है मातृभाषा में बोलने के नहीं होगा। मंत्री एवं महान्यायवादी के संसद में अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 88 में उल्लेखित है कि प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को अधिकार होगा कि वह संसद के किसी भी सदन में बोलने की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। महान्यायवादी को संसद में मतदान का अधिकार नहीं होगा तथा मंत्री मतदान केवल उसी सदन में कर सकेगा जिसका सदन का वह सदस्य। बात है राज्यसभा का गठन।
राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, स्थायी सदन है अथवा राज्यों के सदन के नाम से 3 नामों से जाना जाता है: उच्च सदन, स्थायी सदन और राज्य सदन। राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत है, जिसके अनुसार इसकी कुल सदस्य संख्या कितनी होती है राज्यसभा की? 250। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित अर्थात मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला अथवा समाज सेवा, विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति होते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित व्यक्तियों का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। शेष 238 सदस्य राज्य एवं संघ के राज्य क्षेत्रों से, शेष जो 238 सदस्य होते हैं वो राज्य के, संघ एवं राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। यद्यपि वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 245, जिनमें से 229 सदस्य विभिन्न राज्यों से, 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्यों के क्षेत्रों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची के द्वारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है। इस कारण एक और जहां अकेले उत्तर प्रदेश राज्यसभा के 31 सदस्य निर्वाचित होते हैं, वहीं गोवा, मणिपुर, मेघालय आदि अनेक राज्यों में केवल 1 सदस्य निर्वाचित होता है। राजस्थान में राज्यसभा के 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि संघ शासित राज्यों में केवल दिल्ली और पुडुचेरी को ही राज्यसभा का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस प्रकार अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट के समान ही राज्यों के समान प्रतिनिधित्व के स्थान पर भारत में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाएगा। अतः राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे राजस्थान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राजस्थान की विधानसभा में 2 से विधायक मिलकर करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए हाल ही में 2 संशोधन हुए। प्रत्याशियों के लिए उस राज्य का निवासी होना शर्त का निवारण किया गया जिस राज्य से वह निर्वाचित होना चाहता है, तथा गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर खुली मतदान व्यवस्था को अंगीकार किया गया। राज्यसभा का निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग की होगी। अब आती है राज्यसभा की अवधि। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित नहीं की थी, इसे संसद को छोड़ दिया गया। इसके आधार पर संसद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तय किया गया। व्यवस्था ऐसी स्थापित है कि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात राज्यसभा 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, जिनके स्थान पर पुनः 6 वर्ष के लिए नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। पुनः निर्वाचित होने के लिए कोई निश्चित अवधि। राज्यसभा के पदाधिकारी, संविधान के अनुच्छेद 64 व 89 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति, यद्यपि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अनुच्छेद 89 के अनुसार सभापति के अतिरिक्त राज्यसभा का एक उपसभापति भी होता है, जिसका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक का करते हैं। इस तरह राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन उपसभापति सदस्य होता है। जब उपराष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो सदन से अनुपस्थित रहता है, उस समय उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। अब आता है लोकसभा का गठन। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। राज्यसभा जहां उच्च सदन है, वहीं लोकसभा क्या है? भारत का निम्न सदन है। लोकप्रिय सदन भी है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार होता है। प्रारंभ में लोकसभा में सदस्य कितने थे? 500, लेकिन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन आयोग के बाद 520 एवं बाद में 525 निर्धारित की गई। 31वें संविधान संशोधन 1947 द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी? 552 हो सकती है, जिसमें 530 विभिन्न राज्यों से निर्वाचित, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की ये राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को निर्देशित करेगा। लेकिन वास्तव में वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है, जिनमें से 530 विभिन्न राज्यों और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है। यही कारण है कि 80 सदस्य
अकेले उत्तर प्रदेश की लोकसभा सदस्य व महाराष्ट्र से 48 सदस्य, जबकि राजस्थान से लोकसभा में केवल 25 सदस्य चुने जाते। संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण का उद्देश्य 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा प्रावधान किया गया। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 2026 तक यथावत बनी रहेगी। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। औपनिवेशिक शासन के दौरान व्यवस्थापिका के गठन में अनेक दोष विद्यमान थे। उनमें भारतीय शासन प्रणाली में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आदि के रूप में ऐसे तत्व शामिल कर दिए गए जिन्होंने हमारे राजनीतिक जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया। सरदार पटेल ने कठिन परिश्रम कर अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने के लिए राजी किया। अतः स्वतंत्र भारत में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। अनुच्छेद 326 के अनुसार 18 वर्ष या अधिक उम्र के वयस्क नागरिक जिनका मतदान सूची में पंजीकरण है, मतदान द्वारा लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दल प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को उस लोकसभा क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं तथा जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वह निर्वाचित घोषित किया जाता है। इस प्रकार इसमें कोई निश्चित मत प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। उदाहरण में यदि चुनाव में 5 से अधिक प्रत्याशी है या सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले 25% मत प्राप्त हुए तब वह विजयी घोषित किया जाएगा, भले ही उसके विरोध में कुल 75% मत डाले गए। यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दलों में प्राप्त मत एवं स्थानों में कोई संगति नहीं होती। 2014 में 542 स्थानों पर हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को 283 स्थान अर्थात 50% से अधिक स्थान प्राप्त हुए, जबकि उसमें कुल मत 31% प्राप्त हुए। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए कुल 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान दिए गए। बाकी हम कल पढ़ेंगे।